तो हेलो एवरीवन। आज सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, लेकिन हम लोग कंट्रोवर्सी के अनुसार से नहीं देखेंगे। मेन देखेंगे कि अगर अपकमिंग चाहे प्री हो मेंस हो, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर इंटरव्यू की बात करूँ। वो टॉपिक है मेनली E10 लो, E20। सिंपल से बात करो, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इथेनॉल की बात कर रहे हैं। सबसे सिंपल समझो कि आखिर गवर्नमेंट इसको इतना पुश काहे कर रही है और इनका मेन प्रोसेस क्या है बनने का। ठीक है, साथ साथ अगर गवर्नमेंट फोकस कर रही है कुछ ना कुछ तो मान लो एडवांटेज होगा, कुछ तो बेनिफिट होगा इस चीज़ से। सेकंड, अगर कुछ ना कुछ प्रोज कॉन्स तो होते हैं, अगर एडवांटेज है तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होंगे ही होंगे। और गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, इस चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हम लोग का जो मेनली फ्यूल है वो कौन सा है? फॉसिल फ्यूल है, चाहे पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि सबसे पहली बात है फॉसिल फ्यूल जो होता है कि एफिशिएंटली बर्न नहीं होता है। मतलब सिंपल सी बात है, इंजन में एफिशिएंटली बर्न नहीं होने के कारण इससे रिलीज क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो कहीं कहीं कार्बन डायरेक्टली एक तरीके का पॉल्यूटेंट भी है, और साथ साथ डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस की तरह भी काम करता है। और पता है कि जहाँ भी ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा इमर्ज हो, ये किसको इम्पैक्ट करता है? हमारे क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सिंपल से कुछ कुछ पार्ट देखेंगे और मेन देखेंगे कि इसको एग्जाम के कंटेक्स्ट में कैसे देखना है। जैसे मैं स्लाइड से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखना नहीं है तो आसान होगा। ठीक है, मेनली हम लोग का टॉपिक है बायोफ्यूल और इन्हीं का एक पार्ट है इथेनॉल। अब एक चीज़ समझो, सबसे इसमें GS3 की बात करो, UPSC मेंस में एक टॉपिक है, सिलेबस ये कह देखा हूँ तो साइंस एंड टेक, और साइंस एंड टेक का ही एक सब पार्ट है जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ, इसी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है एक बायोफ्यूल, और इसी बायोफ्यूल में एग्जाम्पल है इथेनॉल। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायो बायो मतलब क्या? लिविंग थिंग। और जब भी कोई टेक्नोलॉजी की बात हो, कहीं कहीं अपने लाइफ को क्या करते हैं? थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चीज़ों को आसान बनाते हैं। जब भी लिविंग थिंग का यूज हो लाइफ को सिंपल बनाने के लिए, कहीं कहीं तरीके से क्या हुआ? बायोटेक्नोलॉजी। इसी बायोटेक्नोलॉजी में एक बात होता है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब सिंपल सी बात है, हम एक फ्यूल बना रहे हैं जिसमें किसका यूज है? लिविंग थिंग। बताओ लिविंग थिंग मतलब क्या? अब याद रखना, जो अभी इशू चल रही है, मैं सारा चीज़ कंटेक्स्ट समझाता हूँ, आराम से समझ आएगा। लिविंग थिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं? सपोज या तो बैक्टीरिया का यूज करते हैं मेनली। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे एंजाइम का भी यूज होता है, जिसके थ्रू हम लोग इनके क्या बनाते हैं? फ्यूल बनाते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि एथेनॉल, अगर इनकी मैं बात करूँ, पॉजिटिव एक चीज़ तो है कि अगर ये यूजेज की बात करें तो कहीं कहीं ग्रीन हाउस गैस को कम करता है, पोल्यूशन को भी कम करता है। दिक्कत क्या है कि ये बायोफ्यूल बनाने का जो मेन प्रोसेस है, इसमें सबसे अभी रिसेंटली एक वीडियो भी रिलीज हुआ है, खासकर अगर बात करूँ कहाँ का? मेघालय का। उसमें ये देखा गया कि जो इथेनॉल का मेन प्लांट है वहाँ पे काफ़ी सारे स्मोक है, काफ़ी सारे धुआं है, मतलब कहीं कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझें, थोड़ा ध्यान से देखना, समझ सारी चीज़ें आ जाएगी। पहला चीज़ को देखना कि अभी हम लोग टोटल 4, अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना 5G 6G, ये जो G किसके लिए होता है यूज? जनरेशन के लिए। जब भी जनरेशन अपडेट होता है तो वो एक एक जनरेशन बढ़ते जाता है। अगर मैं बात करूँ, अभी हम लोग जो एथेनॉल बना रहे हैं फर्स्ट, या तो फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन, मेनली हम लोग किससे बना रहे हैं? फर्स्ट जनरेशन में। दिक्कत क्या आ रही है? अब एक चीज़ देखो, टोटल देखिए, अभी फ्यूल की बात करें, ठीक है, टोटल 4 जनरेशन होते हैं, ये सिंपल सा समझिए। अब ये टोटल आज की न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, इसमें वही सारी चीज़ें बताई गई है, मैं बहुत बेसिक चीज़ें इसको बता देता हूँ। जैसे टोटल बायोफ्यूल का 4 जनरेशन है, ठीक है, 4। पहला जनरेशन में हम लोग बायोफ्यूल जो बनाते हैं वो बनाते हैं फूड क्रॉप, वो क्रॉप जो हम लोग खाते भी हैं। सपोज एग्जांपल ले लो, गन्ना, शुगर कैन, मक्का, वीट, शुगर बीट, सोयाबीन और पाम ऑयल, ये मिल गई। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है? वो बायोमास जो होता है नॉन फूड। अब इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताओ, अगर मैं बात करूँ पैडी की, धान से जब लोग राइस बनाते हैं, कुछ हमारे पास रेजिड्यू आते हैं, ठीक है,
जैसे कि पराली टाइप का समझो, उस चीज़ से अगर हम बायोफ्यूल बनाए तो क्या होता है सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल का एल्गी और एक्वाटिक बायोमास, एल्गी को मेन याद रखना। अभी हम लोग मेनली फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ही है, ठीक है। थर्ड जनरेशन में वही होता है माइक्रो एल्गी और सी वीड, ये मेनली ये सब ओशन में होते हैं, ठीक है। इससे जो सब भी बनाएंगे तो वो थर्ड जनरेशन होगा। और सबसे लेटेस्ट अभी क्या है 4G, मतलब फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का सिंपल से एग्जाम्पल समझो, जैसे कि बीटी कॉटन, ठीक है। ये बीटी कॉटन ये सब किसका एग्जाम्पल है 4G का है। फिलहाल हम लोग टॉपिक पे रहते हैं फर्स्ट और सेकंड जनरेशन, ठीक है। सिंपल सा वही बात है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड थर्ड। इंडिया का याद रखना फर्स्ट और सेकंड के बीच ही अभी तक, थर्ड फोर्थ में नहीं गया। अब इसका देखो जो एथेनॉल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इसका प्रोसेस में कुछ इशू है। जैसे कि बताओ इसका ये टोटल स्टेप है, पहला स्टेप सिंपल सी बात, अगर मान लो कि हम शुगर कैन से बना रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, शुगर कैन को क्लीन करेंगे, प्री ट्रीट के मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस याद रखना हाइड्रोलाइसिस, जहाँ भी हाइड्रो आ गया मतलब किस चीज़ की बात हो रही है, वाटर की। वाटर के साथ इसमें कुछ एंजाइम और एसिड का यूज करके ये इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज। ये सिंपल बताने का मतलब टेक्निकल बताना नहीं, कुछ चीज़ें मुझे इसमें समझाना है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में सिंपल सी बात है, इसको कन्वर्ट किया जाता है शुगर यानी ग्लूकोज। इसका जो फोर्थ और फाइव प्रोसीजर है ये थोड़ी समझने वाली बात है। तीसरा होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का याद रखना ईस्ट यानी कवक, यही जो ग्लूकोज बनाता है, ये ग्लूकोज के साथ अगर कवक को कन्वर्ट होके बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल तो फोर्थ प्रोसेस में बन गया, लेकिन उसके साथ हमें क्या एक एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, फर्मेंटेशन। उसके बाद होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में सिंपल सी बात है कि चीज़ों को सेपरेट करते हैं। जितनी सारी चीज़ें हैं, मान लो सपोज कि इसमें मैंने बनाया एथेनॉल, इसमें बहुत सारे एथेनॉल के साथ और भी सारी चीज़ें हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और कुछ और भी सारे पार्ट। सिर्फ हमें एथेनॉल चाहिए, तो और चीज़ को जो सेपरेट करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसमें देखो क्या होता है, इसमें हमें क्या मिला कार्बन डाइऑक्साइड जो कहीं कहीं ग्रीन हाउस गैस इमिशन का एक रीजन है। दूसरा इसमें देखना हीटिंग, और हीटिंग जहाँ गया मतलब सिंपल सी बात है कहीं कहीं एक तरीके का स्मॉग, पार्टिकुलेट मैटर, ये सारी चीज़ें। तो एथेनॉल अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो बनाने का प्रोसेस है ये प्रोसेस थोड़ी इशू है, क्योंकि हम लोग मेनली इसको पेट्रोल से रिप्लेस करने का मेन रीजन क्या है, ताकि कहीं कहीं हम लोग का ग्रीन हाउस गैस कम हो, पोल्यूशन कम हो, साथ साथ हम लोग जो पेट्रोल डीजल दूसरे देश से इम्पोर्ट करते हैं ये कम हो। लेकिन इनके प्रोसेस में ये मेन इशू है। उनके बाद सिंपल डिहाइड्रेशन, और लास्ट में इसी जो एथेनॉल को हम ब्लेंडिंग करते हैं। अगर मान लो E10 है, मतलब 10% एथेनॉल है और 90% पेट्रोल है। E20 है तो 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। गवर्नमेंट का टारगेट है धीरे धीरे E85 और उसको E100 तक ले जाना है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ तो हुआ कि कैसे प्रोसेस क्या है, बनने का मेन प्रोसेस क्या है। अब इसमें बात करेंगे कि एक चीज़ और समझ लो कि ये एथेनॉल बनता है किस किस चीज़ से। क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछिए, पहला याद रखना फीड स्टॉक से बनता है, शुगर कैन, गन्ना, मोलास और शुगर बीट, ये सारा शुगर मटेरियल है। सेकेंड स्टार्च वेस्ट, मक्का, व्हीट, कसावा और ब्रोकन राइस। यूजुअली देखना कि राइस पैडी से जब राइस बनता है बहुत सारे देखना छोटे छोटे से राइस टूटा हुआ जो बोलते हैं वो बनता है, और वो कहीं कहीं एथेनॉल में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तीसरा सेल्यूलोज, और चौथा थर्ड जनरेशन। मेनली फिलहाल इस चीज़ पे याद रखना शुगर और स्टार्च वेस्ट। अब इसमें मेन आता है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, इससे इशू क्या हो रही है। पहली बात है ये जो फूड रिसोर्स है, कहीं शुगर कैन भी है, व्हीट, मक्का, ये चीज़ें हम अपने लिए यूज करना चाहिए, लेकिन हम इनको डाइवर्ट करके क्या बना रहे हैं फ्यूल। कहीं कहीं एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं फूड वर्सेस फ्यूल राइवलरी। अगर सिंपल सी बात है इसको हम यहाँ से फ्यूल के पास ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है कहीं कहीं हमारे पास क्या होगा फूड की कमी हो सकती है, और जब फूड की कमी हो कहीं कहीं सिंपल सी बात है फूड की प्राइस बढ़ने का चांस हो सकता है। दूसरी बात मैंने बताया ना कि जो फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन ये दोनों में मेन इशू क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ये सारी चीज़ें जनरेट हो रहा है, इनकी ये क्लाइमेट चेंज का भी रीजन है। दूसरी बात है कि ये जो शुगर कैन और व्हीट की बात करें, राइस की बात करें, ये सब हाईली वाटर कंज्यूम है। मतलब सोच कर देखो एक रिसर्च के अनुसार से
1 kg राइस के लिए कम से कम 3000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अब सोच के देखो, अगर हम इससे फ्यूल बनाए तो कहीं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना इम्पैक्ट करेगा। ऑलरेडी हमारे वेस्टर्न इंडिया में बात करें, वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी कम हो गया है, और ज़्यादा यही हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इशू करेगा। और मेन अभी इंडिया में इशू आ रही है इसकी परफॉर्मेंस की। जैसे E20 यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि माइलेज काफ़ी कम हो रहा है। इसमें एक चीज़ होगा, अब सोच के देखो, अभी लगभग 2-3 साल से जो भी गाड़ियाँ आ रही है वो तो चलो E20 उसकी इंजन E20 कंफर्टेबल है, लेकिन अब कोई मान लो बहुत पुराना गाड़ी रखा है, कोई राजदूत है, कोई स्प्लेंडर है, कोई बहुत पुरानी गाड़ी, उसका इंजन तो E20 के लिए मॉडिफाई नहीं है, उस तरीके से तो बना नहीं है। तो वो एक रीज़न है जिसके कारण से इंजन की खराबी के भी इशू देखे जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात ये सारी चीज़ें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है, अगर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के लिए इम्पैक्ट होगा। इसकी अच्छी बात भी होगी, अच्छी बात सिंपल सी बात है, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली किस सेंस में है, अगर मैं बात करूं पेट्रोल और दूसरी बात करूं एथेनॉल की, दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेंगे, लेकिन ये एथेनॉल कम करते हैं क्योंकि बहुत एफिशिएंटली बर्न होते हैं। दूसरी बात है काफ़ी सस्टेनेबल है। दूसरी बात इकोनॉमी के लिए, अगर शुगर कैन से बना रहे हैं तो कहीं जो फार्मर शुगर कैन को प्रोड्यूस करें उनके लिए अच्छा है, उनको और भी पैसा मिलेगा, काफ़ी उनकी इनकम जनरेट होगी। दूसरी बात है सिक्योरिटी के लिए, अभी क्या है कि सारी मेन चीज़ देखा जा रहा है कि हम लोग कहीं भी क्रूड ऑयल कहीं भी गल्फ कंट्री से, रशिया से हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। अगर हम अपने पास ये एथेनॉल बिल्डिंग करें तो इम्पोर्ट कम करेगा, जिसके कारण फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ जाएगी। ये मेनली फायदे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया की पहली बार कोई परफॉर्म करे, इससे पहले भी किया जा चुका है, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि अगर हम E20 या इवन सोचो US में E85 भी होता है, लेकिन वहाँ का सारे गाड़ी का इंजन जो है उसके लायक कंफर्टेबल है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी ये इशू है। ठीक है, और वही चीज़ है कि गवर्नमेंट को थोड़ा इनोवेट करना चाहिए। अगर कोई E20 पेट्रोल हम या एथेनॉल लॉन्च कर रहे हैं तो उससे पहले मोस्टली गाड़ी को कंफर्टेबल बनाना चाहिए, और इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना चाहिए कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी या वही इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेन चीज़ है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी अगर आपको सजेशन चाहिए, कुछ चीज़ें इसमें पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।